हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द बियाफ्ला। तो हम लोग क्लैट पीजी 2025 की स्ट्रेटेजी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर एग्ज़ाम डेट देखें तो वो 1 दिसंबर को है। तो लगभग हमारे पास 3 महीने का समय है। अब 3 महीने का समय भी पूरा नहीं है, इसमें भी कुछ दिन कम है और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बिकॉज ये फेस्टिवल्स का टाइम है फर्स्टली, है ना। और सेकेंडली, अगर कोई अपने लॉ स्कूल में लास्ट ईयर में है तो ये जो है इस मंथ में दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले थे, यानी कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो उससे पहले पढ़ना होगा। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीने का समय है। अब आप खुद डिसाइड करना, अगर आप लोग एक बार डिसाइड करोगे कितने दिन रहो तो दिमाग में एक पैनिक क्रिएट करेगा और आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप होगी। और अगर पैटर्न की बात करें तो पैटर्न लास्ट ईयर जैसा ही है। तो इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और ये पैसेज बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो जो पैसेज होती है वो कहाँ से आते हैं, कोई भी सपोज जो केस लॉज होते हैं हमारे उसमें से होता है पैसेज, या फिर कोई ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स होते हैं, किसी ज्यूरिस्ट ने कुछ बोला तो वो सारी चीज़ें हमारी पैसेज में रहती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो कि हम पैसेज को देख के आंसर कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो हम पैसेज को ही देख के आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि कंसेप्चुअल बेस्ड रहता है, तो हमें कंसेप्ट भी पता होना होता है। तो जैसे स्टार्टिंग में आया था, आई रिमेंबर एक्चुअली जिस टाइम मैंने दिया था क्लैट पीजी का एग्जाम, तो उसी टाइम पे पैसेज बेस्ड आया था। तो सबको ऐसा लगने लग गया कि अरे पैसेज को देख के आंसर किया जा सकता है। सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते, लेकिन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पर्सनली जब मैंने दिया था जो क्वेश्चन था तो पैसेज को देख के आंसर हो गया था, ठीक है। लेकिन सारे ऐसे नहीं होते हैं कि हम लोगों ने जस्ट पैसेज रीड किया और हो गया, नहीं, कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज है, आप एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं तो जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए क्लैट पीजी में आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसेज बेस्ड जब से आए हैं सिर्फ उसे सॉल्व करो। हाँ, उसे सॉल्व करना इज़ अ गुड आइडिया, है ना, लेकिन आप उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। वरना पहले आप पैसेज बेस्ड वाली ही चीज़ों को सॉल्व करिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन सही रहता है तो +1 होता है और नेगेटिव जो रहता है वो कितना है 0.25, यानी कि एक सही क्वेश्चन किया तो 4 गलत विल बी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने इस लैंग्वेज में बोला। तो पैटर्न की क्लैरिटी हो गई। एक चीज़ तो इससे क्लियर है, अगर आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आंसर करने हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतने लेंदी जो है पैसेजेस पढ़ने हैं। अब ये पैसेज पढ़ने की भी ट्रिक होती है, ठीक है। पैसेज कैसे पढ़ना होता है, खैर आई विल टेल यू, जब एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन अभी जब आप मॉक्स दे रहे होगे तो ये बात ध्यान रखना है कि जब आप पैसेजेस पढ़ते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ऊपर से रीड कर सकते हैं और एक बार क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर हम पैसेज पढ़ते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो दिस वॉज अबाउट द पैटर्न। आई होप पैटर्न इज क्लियर। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है ना, और कितना टाइम देना है ना, और कैसे मतलब इस टाइम को यूटिलाइज करना है। तो अगर इसमें अगर सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूँ तो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टॉर्ट्स है, फैमिली लॉ है, उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो अब क्रिमिनल लॉ पे ये सवाल उठते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। अब क्रिमिनल लॉ का जो है उन्होंने ये नहीं बताया कि पुराना वाला आएगा या नया वाला आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना है, मतलब जो आपने पुराना वाला पढ़ रखा है दोनों आ सकता है, ठीक है। तो अगर किसी ने अगर पुराना वाला पढ़ रखा है ना और उसने बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ क्रिमिनल लॉ पढ़िए और क्या कहते हैं कि सिर्फ नया वाला क्रिमिनल लॉ पढ़िए और बाकी सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। नहीं, अगर आपने सब पढ़ लिया तो मैं कहूँगी कि जो नए वाले लॉज आए हैं आप क्या कर सकते हैं, जो चेंजेस हुए हैं किसी भी ब्लॉग वगैरह पे आप जाओगे, इतने सारी यूट्यूब वीडियोस आपको इजीली मिल जाएगा। जो मेजर चेंजेस हुए आप उसे रीड कर सकते हैं फर्स्टली। और सेकेंडली जो है इंडेक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि तो जो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, उनके हम लोग सेक्शंस एक बार ही देख सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं आएगा वो कि एकदम से ही दोनों की ही मास्टरी हासिल करनी है बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ के, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट का। अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है और उसके बाद आप आगे और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे तो बेवकूफ़ी है। अगर आप कोई अच्छे से सब्जेक्ट्स आते हैं तो मैं कहूँगी आप आगे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, और आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाए, आपको NLU मिल जाए, तो इट्स बेटर कि आप इसे जो है पढ़ लें, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट पढ़ ही लें,
ठीक है। और अगर रिवीजन भी स्टार्ट करना है तो पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। जो माइनर लॉज हैं, है ना, उन सबसे नहीं स्टार्ट करना। अब आपका सिलेबस बिल्कुल भी मतलब डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे iOS है, iOS तो कहीं पे मेंशन भी नहीं है, लेकिन iOS के क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। तो केस लॉस का क्या हिसाब है, ठीक है। तो हमारे पास केस लॉस अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, रीसेंट केस लॉस और हमारे लैंडमार्क केस लॉस। तो जो हमारे रीसेंट केस लॉस है, कितना पढ़ना होगा, 2 से 3 साल इज इनफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग रेगुलरली मतलब लाइव लॉ, है ना, या फिर SCC, इन सब चीज़ों को फॉलो करते होंगे, तब तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ठीक है। आप उसे ही रिवाइज़ करिए। और क्या कहते हैं कि अगर सपोज लेट से फॉर एग्जांपल आप नहीं इन सब चीज़ों को रीड करते हो, तो आई थिंक देयर आर सफिशिएंट वीडियोस ऑन यूट्यूब या फिर लाइव लॉ पे भी जो कंपाइलेशन रहता है, मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन, है ना, बहुत सारी जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती है, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। अब केस लॉ और कुछ होता है लैंडमार्क, तो लैंडमार्क केस लॉस, रीसेंट केसेस भी लैंडमार्क हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कुछ केसेस, जैसे भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर आया है, ठीक है, रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। अभी ये जो रिजर्वेशन से रिलेटेड आया है ना, तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये क्या है, ये सारी लैंडमार्क चीज़ें हैं। और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लैंडमार्क के जो केसेस आपको आने चाहिए। अब केस लॉ में पढ़ना क्या होता है, किस चीज़ पे फोकस करना होता है, तो केस लॉज में बेसिकली हमें फोकस इस पे करना होता है कि एक तो क्या प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, ठीक है, उस केस में, उसके बाद कौन से प्रोविजंस के बारे में बात करी जा रही है, फिर हम लोग ये देखते हैं कि कौन से केसेस को रेफर किया जाता है, क्या रेशियो डिसीडेंट आई है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती है, ठीक है, कि क्या, अब देखो बेंच हमेशा नहीं याद हो पाता है, लेकिन हमें क्या कहते हैं कि इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि कौन से केस रिफ़र किए गए उसे पढ़ना होता है। ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। हम सब सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते ना, लॉ एक ओशियन है, हर चीज़ हमें नहीं पता हो सकती है, तो हमें देख के करना होता है। देख के कैसे करना होता है कि हम देखते हैं, अच्छा ये लैंडमार्क केस है, अच्छा इसमें ये केस रेफर है, ये पढ़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि अच्छा ये प्रोविजंस की बात करी गई है, ठीक है, मैं इसे पढ़ लेती हूँ। तो इस हिसाब से आपको करना है, तो केस लॉस का ये है, ठीक है। और अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोग का लॉ का कंसेप्ट नहीं क्लियर, तो केस लॉस के पीछे मत भागो, आप लॉ के कंसेप्ट पढ़ो, जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताया आप उसे पढ़ो, ठीक है। वो क्लियर है, फिर मैं कहूँगी कि आप केस लॉस के पीछे जाओ। केस लॉस इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन उससे कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें क्लैट पीजी में दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ये देखा जा रहा है कि दोनों की वेटेज इक्वल होती जा रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँगी एक चीज़, अगर आपके पास, वैसे तो पढ़ना दोनों ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई एक चीज़ पढ़नी होगी तो मैं कहूँगी कि आप लोग क्या कहते हैं कि पहले कंसेप्ट को पढ़िए, फिर आप लोग केस लॉ देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना टाइम देना, इन मंथ्स को यूटिलाइज कैसे करना है। इट विल डिपेंड कैसे करेगा कि आप कौन से कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कि ड्रॉप लिया है क्लैट पीजी के लिए, तो मेरा तो उनसे रिकमेंडेशन यही है कि अब तक ये सफिशिएंट टाइम था, आपको आपके सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए। अब आपको रिवीजन के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, रिवीजन प्लस एमसीक्यूज में आपको अपने मॉक लगाना। तो जो नॉर्मली जिस टाइम आपका एग्जाम होने वाला है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उसी टाइम अपना मॉक लगाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, एग्ज़ाम के कुछ 5 से 10 दिन रह जाएंगे, तब तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उस टाइम आप लोग उस टाइम पे सिर्फ मॉक ही सॉल्व करिए, ठीक है। अच्छा, अब एमसीक्यूज कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सब्जेक्ट वाइज भी हमारे पास एमसीक्यूज अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, जो पहले आया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो आप उसका एमसीक्यूज लगा सकते हैं, या फिर आप पूरा मॉक सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिसने ऑलरेडी ड्रॉप कर रखा है, ठीक है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, अभी टाइम आप रिवीजन के लिए यूज़ करो। जितना इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, ठीक है। ये आइडियल चीज़ है। लेकिन अब जिसने नहीं प्रिपरेशन कर रखा, जो कि मतलब अपने ही कॉलेज में है, कॉलेज के भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तब उसमें भी मैं कैटेगरीज बांट रही हूँ। पहली कैटेगरी ये जिन्हें कि थोड़े से ज़्यादा पता है, मतलब उन्होंने पढ़ने की कोशिश करी है, ठीक है, उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप लोग क्या करिए, दोबारा से मत लेके पढ़ने बैठिए। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर टेंडेंसी रहती है कि अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मैंने देखा, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेरा जितना भी जूनियर से इंटरेक्शन हुआ है या जो मेरे ही साथ के कोलीग्स रहे, क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं हमेशा, वही कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब भी हमें किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी, हम दोबारा से फंडामेंटल राइट से शुरू करते हैं। वो क्या हो, वेस्टेज ऑफ टाइम है, कुछ हमें नया सीखने को नहीं मिलेगा, हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमें पता है,
हमें उसका MCQ सॉल्व करना चाहिए। जहाँ पे हम MCQ में अटक रहे हैं वो हमें जाके क्या करना चाहिए, रेफर कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने पढ़ने की कोशिश करी कुछ सब्जेक्ट्स आपने अपने एंड से कंप्लीट कर लिया, लेकिन दिमाग में होता है ना कि वो रिवीजन की वजह से हमें लगता है कि ठीक से नहीं हुआ, आप उसे रिवाइज करिए, दोबारा से मत पढ़ने बैठिए। ये दिमाग में बिठा के रखिए कि आप उसे क्या करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मतलब जिन्होंने क्लैट पीजी के लिए तो प्रिपरेशन नहीं करती। मैं पर्सनली थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट थी, लेकिन उन्होंने अपने लॉ सब्जेक्ट्स को सिंसियरली पढ़ा है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं जिन्होंने अपने लॉ सब्जेक्ट्स को सिंसियरली पढ़ा है, उनको क्या करना है कि कोई अपने नोट्स लेने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए उसे पढ़ना है। अपने जो खुद के नोट्स हैं, अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए तो डेट्स बेस्ट, आप अपने ही नोट्स पढ़िए, ठीक है, और MCQ सॉल्व करते रहिए। लेकिन अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं या फिर आपके नोट्स आपको लगता है सफिशिएंट नहीं है, तो आप लोग गाइड बुक ले लीजिए। और अगर आपके पास लगता है कि अब आपके पास ये जो 3 महीने पूरे हैं, ठीक है, सपोज आपको कोई एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना है तो आप शॉर्ट नोट्स ले सकते हो। लाइक DU में एक दुक्की आती है, वो भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स का नहीं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स का लिया जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी का मैं टाइम देखूँ तो जितना टाइम है बेटर यही रहेगा कि आपको एक गाइड बुक लीजिए। गाइड बुक जैसे AK जैन की, सिंगल्स की, आप कोई गाइड बुक लीजिए और उसी गाइड बुक से जो है आप पढ़िए और अपना MCQ लगाते रहिए, डेट विल बी सफिशिएंट। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग क्या करें कि टेक्स्ट बुक पलटे या ये सारी चीज़ें करें। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिससे मतलब ठीक से अपना लॉ के टाइम भी नहीं पढ़ा, खुद के नोट्स वगैरह भी नहीं है ना, बट दे वांट टू अपीयर, तो आप क्या करना, आप एक गाइड बुक ले लीजिए, है ना। वो तो आप मन की संतावना ही कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, गाइड बुक ले लीजिए और MCQs देखते रहिए। आपके लिए बस इतना ही हो सकता है इस मोमेंट पे। तो एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर मतलब अगर आपका जो कॉलेज का एग्ज़ाम, आप कॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मेरे साथ ही पर्सनली यही था कि मैं कॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम दे रही थी, तो मेरा नेचुरली इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, ठीक है। जैसे मेरे को मैं पर्सनली ज़्यादा इंक्लाइन थी DU के टुवर्ड्स, है ना, इंस्टेड ऑफ NLU। सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या इन फ्यूचर परस्यू करना चाहते हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको DU से करना चाहिए LLM या फिर NLU से करना चाहिए, है ना, आपको क्लैट PG देना चाहिए, CUT PG देना चाहिए। तो ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स है आप उस पर फोकस करिए, वरना कहीं के भी नहीं रह जाएंगे आप। ना तो आप कॉलेज के एग्ज़ाम ठीक से दे पाएंगे, ना ही ये ठीक से दे पाएंगे, क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर आपका कॉलेज का एग्ज़ाम बेकार चला गया, ये क्लियर भी हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सेंस तो बात नहीं बनाने वाली है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। और कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे तो आप अकॉर्डिंगली अपने आवर्स को डिवाइड करिए, ठीक है। अब आपके पास जितने भी आवर्स हैं, जैसे आप 50-50% टाइम बांट सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कॉलेज का आपको कुछ भी नहीं पता, है ना, तो अब आप कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो कॉलेज को 70% टाइम दे सकते हैं, क्लैट PG की प्रिपरेशन को 30% टाइम दे सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, हमें प्रायोरिटी क्या रखनी है, हमें जो है प्रायोरिटी रखना है कॉलेज को, कॉलेज में नहीं अटकना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स वगैरह से मतलब नहीं है, ठीक है, अगर आपका मैं फर्स्ट डिवीज़न बना के चलना है, लेकिन अगर आपको लगता है आपका फर्स्ट डिवीज़न बना हुआ है, तो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कॉलेज पे भी स्ट्रेस मत करना, कोशिश करना जो आपका फर्स्ट डिवीज़न है वो बना रहे, है ना, और बाकी आप क्लैट PG का पढ़ सकते हैं। तो ये था बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया, इस हिसाब से आप कर सकते हैं। अब एक और चीज़, जो ये टाइम है, मैं कहूँगी 2 महीने जितना पढ़ना है पढ़ लो, उस हिसाब से अपना टाइम बांट लो, ठीक है। रिवाइज़ करना है, जो करना है कर लो, लेकिन जो लास्ट का 1 मंथ रहना है उसे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं, और सिर्फ रिवीजन। और रिवीजन भी किसका, आपके स्केलेटन नोट्स का रिवीजन। ये नहीं कि आप, अगर आपकी जो गाइड बुक भी है ना, उसके भी आप स्केलेटन नोट्स बनाओ और उसका रिवीजन करना। आपके पास ऑलरेडी स्केलेटन नोट्स बना है, दैट्स वेरी गुड, आप उसे ही पढ़ो। मेरे पास तो पर्सनली मेरे पास गाइड बुक भी था और मैंने खुद के भी नोट्स बनाए थे, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 1 मंथ में एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोचना है, मतलब आपको MCQ ज़्यादा सॉल्व करना है, मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देना है, अपने रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना है। अब आपको ये पता है आप क्यों क्लैट PG दे रहे हो, ठीक है। अगर आप क्लैट PG PSUs के लिए दे रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपको नंबर लाना होगा। डे बाई डे मार्क्स बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं, ठीक है, और ठीक है, और नंबर ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। जैसे अब NLUs होते हैं तो हमें लगता है कि NLU का टैग, हाँ, टैग इज़ अ वन थिंग, लेकिन कब तक कोई टैग का शो ऑफ करेगा, राइट। अगर आप जेन्युइनली अगर आप लोग LLM कर रहे हो, तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है कि आप Tier 1 NLU से ही करो,
है ना। वो टीयर 2 टीयर 3 अगर आपको NLU का टैग चाहिए देन दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन आप जेन्युइनली करना चाहते हैं LLM, आपको कॉर्पोरेट में जाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आप ज़्यादा मेहनत करिए जिससे कि आपको टीयर 1 NLU मिले, लाइक NLSIU है ना, बैंगलोर वाला। तो इन सब मतलब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखिए, ठीक है। जस्ट ये टैग नहीं लेना है, ठीक है, कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए, है ना। ऐसे तो मिलना इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन बनाइए, है ना। अभी का टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ सब्जेक्ट्स रिवाइज करिए और कुछ सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू पढ़िए। MCQs बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आप कब आपका एक एक कंसेप्ट हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक MCQ सॉल्व करो, अच्छा आपको लगेगा ओ ये वाला कंसेप्ट नहीं पता, आप वो वाला कंसेप्ट देख लो। अब फिर जब आप क्या करोगे, आप देखोगे जैसे MCQs कहाँ से करना है, तो गाइड बुक में MCQs अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हो, है ना। करो और फिर देखो कि अच्छा ये वाला कंसेप्ट नहीं पता, फिर आप क्या करो, उसे पढ़ो। अब जैसे जैसे आप उसका MCQ सॉल्व करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि आपको इतने सारे कंसेप्ट्स पता चल गए, है ना। तो दिस इज़ हाउ आप इस तरीके से जो है चीज़ों को कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अब दिमाग में अपने ध्यान में रखना, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ करो। बट वन थिंग, डोंट लाई, झूठ खुद से मत बोलो, एंड अच्छे से प्रिपेयर करो। Thank you for watching this video. If there's any doubt, do mention in the comment box. I'll try my best to help, and you can also DM us on Insta. Okay, there I will definitely contact you if you are facing any difficulties, and will personally guide you. Hare Krishna. वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा ID पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।